तो हम प्रीवियस जो हमने पढ़ा था कल वो आज हम रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। स्टार्टिंग के 5 मिनट में हम ये रिवाइज कर लेंगे। जो स्क्रिप्ट्स होती हैं सर्विस नाउ में वो 2 टाइप्स की होती हैं सर, ठीक है। एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्ट, ठीक है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जो कि ब्राउज़र पे चल रही हैं सर, जैसे हमें फॉर्म पे कोई चेंजेस करने हैं जो ब्राउज़र साइड पे चलते हैं, जिनका डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, दैट इज कॉल्ड अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। Those scripts which are communicating with the database are called a server side script। इतना क्लियर है सर? Yes, थोड़ा sure. थोड़ा या थोड़ा थोड़ा याद। Is it okay, Saket? I'll go on mute क्योंकि मेरा acknowledgement जरूरी नहीं है, आपका flow हाँ, you continue. So बिल्कुल if there is बिल्कुल anything, ठीक है सर, आप म्यूट पे डाल दीजिए। तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में सर हमने 4 पढ़ी थी, यूआई पॉलिसी, डेटा पॉलिसी, क्लाइंट स्क्रिप्ट एंड यूआई स्क्रिप्ट। यूआई पॉलिसी का मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, जब हम किसी भी फील्ड को रीड ओनली, मैंडेटरी और विजिबल सेट करते हैं देन वी आर यूजिंग द यूआई पॉलिसी, ठीक है। कोई भी फील्ड हमें रीड ओनली करना है, मैंडेटरी सेट करना है, या फिर हमें उसको विजिबल या हाइड करना है, तो हम यूआई पॉलिसी यूज करते हैं। डेटा पॉलिसी हमने बताया, डेटा पॉलिसी कब हम यूज करते हैं, जब हम ट्रांसफॉर्म मैप यूज करते हैं, थर्ड पार्टी रिसोर्स से हम सर्विस नाउ में डेटा इंपोर्ट करते हैं, देन वी आर यूजिंग द डेटा पॉलिसी टू अप्लाई सम वैलिडेशन बिफोर सेंडिंग द डेटा टू द टारगेट टेबल, ठीक है सर। क्लाइंट स्क्रिप्ट में हम क्या करते हैं, क्लाइंट स्क्रिप्ट में रीड ओनली, मैंडेटरी, विजिबल के साथ साथ हम राइट भी कर सकते हैं और स्क्रिप्टिंग इसमें लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा वैलिडेशन लगा सकते हैं। क्लाइंट स्क्रिप्ट जो होती है वो 4 टाइप की होती है, ऑन लोड, ऑन सबमिट, ऑन चेंज एंड ऑन सेल एडिट, ठीक है। और यूआई स्क्रिप्ट क्या होती है, यूआई स्क्रिप्ट सिर्फ एक कोड होता है, पैकेज, इट्स अ पैकेज ऑफ कोड विच इज रीयूजेबल इन फॉर्म, इसको हम रीयूज कर लेते हैं, बस वही यूआई स्क्रिप्ट होता है। अब आ जाते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्ट पे। सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स होती हैं सर जैसे कि डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर रही हैं, व्हेन द डेटा इज इंसर्टेड, अपडेटेड, डिलीटेड या क्वेरीड। बिजनेस रूल का होता है, बिजनेस रूल सर्वर साइड स्क्रिप्ट है, तो उसमें क्या होता है, व्हेन द डेटा इज इंसर्टेड, अपडेटेड, डिलीटेड या क्वेरीड, देन बिजनेस रूल इज ट्रिगर्ड, ठीक है। बिजनेस रूल्स कितने टाइप के होते हैं सर, बिजनेस रूल होते हैं बिफोर बिजनेस रूल, आफ्टर बिजनेस रूल, असिंक बिजनेस रूल एंड डिस्प्ले बिजनेस रूल। 4 टाइप के ये बिजनेस रूल होते हैं सर, ठीक है। और जब भी डेटाबेस का कोई भी ऑपरेशन इंसर्ट, अपडेट, डिलीट या क्वेरीड होगा तो हम बिजनेस रूल को ट्रिगर करते हैं, ठीक है। बिफोर कब यूज करते हैं, कोई भी हमें एक्शन बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म अगर हमें करानी है, देन बिफोर बिजनेस रूल हम करेंगे। आफ्टर हम कब करेंगे, जब हमें कोई भी एक्शन आफ्टर सेट करने है, जैसे सबमिट होने के बाद हम कोई एक्शन चाहते हैं, है ना। असिंक एक शेड्यूल इन टाइम ऑफ इंटरवल पे अगर हम कुछ चाहते हैं तो असिंक यूज करेंगे। और डिस्प्ले, जब हमें कोई मैसेज वगैरह डिस्प्ले कराना है तो हम डिस्प्ले बिजनेस रूल यूज करते हैं। यूआई एक्शन क्या होता है, यूआई एक्शन सर एनी बटन, एनी लिंक ऑन अ फॉर्म और लिस्ट इज कॉल्ड अ यूआई एक्शन। कोई भी बटन हम बना रहे हैं या कोई भी हम लिंक बना रहे हैं वो यूआई एक्शन है सर, ठीक है। वो हम यूआई एक्शन से बनाते हैं, चाहे वो लिस्ट व्यू में बनाए या फॉर्म व्यू में बनाए, तो वो होता है यूआई एक्शन। और हम उस पर स्क्रिप्ट लिख देते हैं, स्क्रिप्ट को राइट करते हैं, जिससे कि वो एक्शन उसके अकॉर्डिंग, स्क्रिप्ट के लॉजिक के अकॉर्डिंग परफॉर्म करेगी, ठीक है। स्क्रिप्ट इंक्लूड क्या होता है, सेम यूआई स्क्रिप्ट की तरह होता है, इट कंटेन्स अ फंक्शन एंड क्लासेस एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द अनदर स्क्रिप्ट, ठीक है सर। ये भी रीयूजेबल फॉर्म में होती है, सिमिलर लाइक अ यूआई स्क्रिप्ट। अब आ जाते हैं ट्रांसफॉर्म मैप पे। ट्रांसफॉर्म मैप जो सर हमने पढ़ा था, ट्रांसफॉर्म मैप भी वही है, इंपोर्टिंग द डेटा। जब हम किसी भी डेटा को इंपोर्ट करते हैं एक्सटर्नल सोर्स से सर्विस नाउ में, तो बीच में हम एक इंपोर्ट सेट टेबल बनाते हैं सर, है ना। वहाँ पे हम वैलिडेशन लगाते हैं, उस वैलिडेशन के बाद हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब ट्रांसफॉर्म में होता है हम फील्ड मैपिंग करते हैं, मैपिंग द फील्ड किसमें से, जो हमारी सोर्स टेबल है उसमें से, और एक टारगेट टेबल है हमारी, उसमें हम मैप करते हैं भाई कौन से फील्ड की वैल्यू किस कॉलम में जाएगी, तो मैपिंग होती है वहाँ पे, तो इट्स कॉल्ड अ ट्रांसफॉर्म मैप, ठीक है। वहाँ पे हम डेटा पॉलिसी भी यूज करते हैं, कोई हमें वैलिडेशन लगानी है या कुछ करना है तो वहाँ पे, और अपनी ट्रांसफॉर्म मैप की स्क्रिप्ट लिखते हैं। ये मैंने छोटा सा डायग्राम यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आपको दिख रहा हो, इंपोर्ट सेट टेबल होती है, ये ट्रांसफॉर्म मैप आ जाता है, टारगेट टेबल होती है हमारी, और वहाँ पे जो भी डेटा पॉलिसी डिटरमाइन रिलेशनशिप होती है वो हम यहाँ पे मैनेज करते हैं, ठीक है सर। स्क्रिप्टिंग, उम्मीद है मुझे कि स्क्रिप्टिंग में आपको कोई डाउट नहीं होगा।
अब हम स्टार्ट करते हैं सर, जो हमारा मोस्ट अवेटिंग है आईटॉम की ट्रेनिंग। ठीक है सर, आईटॉम में आज हम इसमें कोशिश करेंगे मेजर मॉड्यूल्स कैप्चर करने की, जो है CMDB का ओवरव्यू लेंगे। वैसे तो ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा मैं CMDB का ओवरव्यू यहाँ से आपको बता सकूं, सो दैट कि अगर कोई भी क्वेश्चन आईटॉम में, सर सबसे मेन चीज है CMDB। और आईटॉम ही नहीं, सर्विस नाउ के किसी भी मॉड्यूल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है CMDB। CMDB पे आपकी कमांड अच्छे से होनी चाहिए। आईटॉम में हम स्पेसिफिक डिस्कस करेंगे डिस्कवरी, सर्विस मैपिंग, इवेंट मैनेजमेंट एंड ऑर्केस्ट्रेशन। ये 4 चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं CMDB पे। पहला क्वेश्चन सर CMDB से बनता है कि CMDB जो है वो आईटॉम का पार्ट है, आईटॉम की एप्लीकेशन है। तो आंसर शुड बी नो, CMDB इज नॉट अ पर्टिकुलर बिल्ड फॉर अ आईटॉम। ये बेस, सर्विस नाउ का जो बेस प्लेटफॉर्म है उसकी एप्लीकेशन है। मतलब ये किसी भी मॉड्यूल में चलता है, हर मॉड्यूल से इसका लिंक है। ठीक है सर, इट्स नॉट लिमिटेड टू द ओनली फॉर आईटॉम। ये ITSM में भी चलेगा, HRSD में भी चलेगा, GRC में भी चलेगा, ITBM में भी चलेगा, हर एक में हो। तो CMDB वन ऑफ द टॉप मोस्ट फीचर है सर्विस नाउ का। CMDB की फुल फॉर्म होती है सर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस, और ये एक्ट करता है डेटा वेयर हाउस की तरह। जो भी डेटा है उसको डेटा वेयर हाउस आप बोल सकते हो इसे। इट्स एक्ट एज अ डेटा वेयर हाउस। यहाँ पे मैंने कुछ मेजर मॉड्यूल्स दिखाए हैं आपको जो हम कवर करते हैं। जैसे हमने कल इसमें हमने कवर किया था ITSM में इंसिडेंट चेंज और प्रॉब्लम एंड नॉलेज मैनेजमेंट। ठीक है सर, आज हम डिस्कस कर रहे हैं IT ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्कवरी, सर्विस मैपिंग, इवेंट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल इंटेल। और क्लाउड ऑपरेशनल इंटेल तो नहीं भी करेंगे, क्लाउड मैनेजमेंट थोड़ा बहुत कर लेंगे, और क्लाउड इनसाइट। ये एडिशनल प्लगइन होते हैं। ये 3 जो लास्ट वाले 3 हैं, ये एडिशनल प्लगइन होते हैं सर। इनको हम कंपनी की बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनेबल करते हैं। बाकी जो मेन होते हैं वो ये हैं डिस्कवरी और इवेंट। सर्विस मैपिंग के भी एडिशनल चार्जेस होते हैं। तो अगर इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ रहा है कि सर्विस मैपिंग इज कमिंग विद द बेसिक प्लगइन ऑफ द आइटम, देन आंसर शुड बी नो, सर्विस मैपिंग इज नॉट कमिंग विद द बेसिक प्लगइन। इसका एक सेपरेट प्लगइन होता है, वो हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके एडिशनल चार्जेस कंपनी को पे करने पड़ते हैं। बाकी ये मैंने सर सारी अलग अलग बताया। आईटी एसेट मैनेजमेंट में हम कौन कौन से मॉड्यूल्स करते हैं, लाइक एसेट मैनेजमेंट, हार्डवेयर एसेट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर एसेट मैनेजमेंट, पब्लिशर पैक, है ना, इंटरप्राइजेज, डेवलप, सिक्योरिटी, ऑपरेशंस, गवर्नेंस, रिस्क में कर एंड कंप्लायंसेस में करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट, पॉलिसी कंप्लायंसेस, ऑडिट मैनेजमेंट, है ना। अब हम सर बात करते हैं कोर प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज की। कोर प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटीज मैंने आपको सर बताया था ना कि सर्विस नाउ CMDB इज नॉट लिमिटेड टू any particular module, it's a core platform capability of the service now। सी ये कैपेबिलिटी देखिए, CMDB यहाँ पे आ रहा है ना सर, CMDB सर्विस नाउ की कोर प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी है। सो इट्स every module is dependent on CMDB। So these are the few core capabilities of the ServiceNow. Like Flow Designer is the core capability of the ServiceNow. Reporting and Analytics is the core capability of the ServiceNow. इंटीग्रेशन हब, इंटीग्रेशन हब क्या है सर? ये थर्ड पार्टी एक प्लगइन होता है इंटीग्रेशन हब। वैसे तो हमें इस इंटीग्रेशन हब के थ्रू हम कोई भी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें बहुत से एडिशनल फीचर मिल जाते हैं, तो उसमें यूज होता है। सर्विस लेवल मैनेजमेंट SLM, इसमें SLA वगैरह कवर होते हैं, ये भी कोर प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी है सर। नॉलेज मैनेजमेंट जो हमने कल डिस्कस किया था सर, कि नॉलेज हमें कोई भी पब्लिश करनी है, रिटायर करनी है या कुछ भी करना है, तो वो नॉलेज मैनेजमेंट। ठीक है सर। कैटेलॉग रिक्वेस्ट, कैटेलॉग रिक्वेस्ट सर हमने जैसे कल एक रिक्वेस्ट बना के देखी थी, आपको याद हो अगर, पोर्टल पे हमने एक रिकॉर्ड प्रोड्यूसर में जाके एक सर्विस बनाई थी, और उस सर्विस एक टेम्पलेट भी आपने मुझे दिखाई थी कल, आपको याद होगा, एक आइटम की टेम्पलेट दिखाई थी। उसको भी अगर हमें बनाना हो तो सेम हम जैसे हमने एक टेम्पलेट टेस्ट बना के देखी थी, उसी तरीके से हम उसको डिजाइन कर सकते हैं, और उस पर एक्सेस लेबल ग्लोबल या लोकल जो भी है हम सेट कर देंगे। CMDB तो हमने आपको बता दिया, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट डेटाबेस। ठीक है सर। डेटा सर्टिफिकेशन, डिसीजन टेबल्स आ गए यहाँ पे। तो ये सारी चीजें जो हैं, सेल्फ सर्विस, रिमोट टेबल्स, इंक्रिप्शन, ये कोर कैपेबिलिटीज हैं सर्विस नाउ की। और आइटम के स्पेसिफिक 3 कोर कैपेबिलिटीज मानी जाती हैं, डिस्कवरी, सर्विस, इवेंट मैनेजमेंट। ये 3 कोर कैपेबिलिटीज हैं आइटम की।
ITSM की सर हमने कल डिस्कस कर लिए थे, इंसिडेंट, चेंज एंड प्रॉब्लम। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट का सॉल्यूशन, आईटॉम का सॉल्यूशन कैसे हो, मतलब क्या सॉल्यूशन है, क्या डेफिनेशन है इनकी, वो देखते हैं। सर्विस नाउ आईटॉम कंटेनर सर CMDB पॉपुलेशन विद डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन। जो सर्विस नाउ आइटम सूट है सर, उसमें क्या होता है, CMDB क्या कंटेन करता है, किसी भी डिवाइस जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डिवाइसेस और उससे जो भी एसोसिएटेड एप्लीकेशंस उस पर काम कर रही हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन को CMDB सेव करता है। सॉरी सर। अब आ जाते हैं सर्विस मैपिंग विद डिपेंडेंसीज। अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर की सर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डिप्लॉयड है, जो हमारा, जैसे कि एक कंपनी है ABC, जिसे मान लेते हैं कृष्णा टेक्नोलॉजीज एक कंपनी है, और कृष्णा टेक्नोलॉजीज का सर ग्लोबली millions of infrastructure like a router, server, computer, laptop, anything, any devices वो डिप्लॉयड हैं ग्लोबली। अब उन डिवाइसेस पे, अब एक डिवाइस पे, एक राउटर पे 50, एक स्विच पे 50 और डिवाइसेस लिंक हैं, और कोई डेटाबेस है, उस डेटाबेस के साथ 4 सर्वर अलग से चल रहे हैं, तो उन सब की इंफॉर्मेशन को डील करना हम किससे करते हैं, CMDB में। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब हम कोई डेटाबेस को अपना करेक्ट करते हैं। अब सर्विस मैपिंग का जो हम पढ़ रहे थे, इसमें हम मैपिंग और सर्विस मैपिंग के थ्रू सर हम बिजनेस की डिपेंडेंसीज फाइंड आउट करते हैं और मैप करते हैं कि बिजनेस, जैसे कोई भी बिजनेस है हमारी। सर जस्ट अ मिनट, मुझे एक मैसेज आ रहा है। ओके। तो सर्विस मैपिंग से क्या करते हैं सर, सर्विस मैपिंग में, यार क्या हो रहा है इसको बार बार। हाँ, तो सर्विस मैपिंग में सर हम जैसे एग्जांपल देके बताते हैं। सर्विस मैपिंग में एक राउटर है आपकी कृष्णा टेक्नोलॉजीज का, या एक स्विच है, उस स्विच पे उस स्विच पे 10 जो कंप्यूटर और लैपटॉप हैं वो अलाइन है, वो उससे एसोसिएटेड है। ठीक है, अब स्विच के साथ साथ CMDB क्या करेगा, मैपिंग कर देगा कि भाई इस स्विच पे इतनी डिपेंडेंसी है, तो अगर स्विच पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो मतलब कि वो जो आगे 10 एसोसिएटेड डिवाइसेस है उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। उन इम्पैक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए हम सर्विस मैपिंग करते हैं, कि जिससे कि हमें कोई भी इंसिडेंट होने से पहले हम उसको सॉर्ट आउट कर सकें। तो वहाँ पे सर्विस मैपिंग का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। मैप करते हैं हम, मतलब सिंपल सा है सर, बिजनेस एप्लीकेशंस को मैप करना, इससे डिपेंडेंसीज पता चल जाती हैं। सर्विस हेल्थ एंड इवेंट एंड अलर्ट प्रोसेसिंग। कोई भी सर्विस है सर, उसकी हेल्थ, हेल्थ मतलब हम हेल्थ का मतलब सर ऐसे करेंगे कि उसकी कंडीशन को देख के इवेंट और अलर्ट प्रोसेस करना। जैसे एक CPU है, ठीक है, उस पे लोड मोर देन 80% हो रहा है, तो इट मीन्स वो क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन में जा रहा है। तो इवेंट क्या करेगा, इवेंट एक अलर्ट जारी कर देगा, एक अलर्ट ट्रिगर कर देगा कि भाई दिस CPU इज गोइंग टू यूजिंग मोर देन 80% रैम, एनी टाइम दिस कैन बी डिस्टर्ब और कॉन्फ्लिक्ट। तो अलर्ट क्या करेगा, अलर्ट जो इवेंट मैनेजमेंट क्या करेगा, अलर्ट प्रोसेस कर देगा। अलर्ट क्या करेगा कि इंसिडेंट होने से पहले ही एक इंसिडेंट क्रिएट कर देगा, है ना, मतलब कि वो अभी तक उसने सिर्फ अलर्ट दिया कि 80% यूज कर रहे हैं, तो वो एक इंसिडेंट क्रिएट कर देगा और पर्टिकुलर ग्रुप को चला जाएगा कि भाई देखो ये जो हमारा CPU डिवाइस है अभी 80% यूज कर रहा है, ये किसी भी समय गड़बड़ हो सकता है जिससे हमारी बिजनेस इंटरप्ट हो जाएगी, तो इसी को पहले ही चेक कर लो और इसको सॉर्ट आउट करो। तो यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट और अलर्ट मैनेजमेंट का रोल आता है। ठीक है सर, अब आ जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रेमेडिएशन विद ऑर्केस्ट्रेशन वर्कफ्लो एंड एक्टिविटीज। अब क्या होता है सर, वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन का सिंपल सा मतलब है, हम अपने CMDB को अपडेट करने के लिए हम ऑर्केस्ट्रेशन वर्कफ्लो चलाते हैं और एक्टिविटी बना देते हैं। जैसे कि सर डेली सिंक करते हैं, हमारी एक जैसे शेड्यूल जॉब बनी होती है, हमने शेड्यूल जॉब बना दी और वर्कफ्लो डिजाइन कर दिया कि भाई
ये हमारा, हमें सर्वर की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें डेली अपडेट करनी है। अब 1 लाख यूज़र हैं, अब सपोज करिए आप 10 लाख सर्वर है, 10 लाख सर्वर पे 1 लाख यूजर्स और 1 लाख लैपटॉप्स एसोसिएटेड हैं। अब कोई बंदा दिन में कंपनी में जॉब छोड़ रहा है, कोई जॉब ला रहा है, और कोई इसकी चेंज हो रही है, तो उसको डेटा को अप टू डेट रखने के लिए हम वर्कफ्लो एक्टिविटी डिजाइन कर देते हैं, ऑर्केस्ट्रेशन वर्कफ्लो बना देते हैं, जो ऑटोमेटिकली एक्शन के अकॉर्डिंग वो वर्कफ्लो उस एक्शन को परफॉर्म कर देता है। जैसे जैसे कि किसी का सेपरेशन इनिशिएट हुआ सर, है ना, कोई कोई बंदा एक, जैसे लेट्स गिव यू एन एग्जांपल। मैं साकेत मिश्रा कृष्णा टेक्नोलॉजीज में एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, और मेरा लैपटॉप एचपी का है, वो एचपी का लैपटॉप एसोसिएटेड है एक किसी भी स्विच के साथ, वो स्विच एक किसी डेटाबेस के साथ लिंक है। अब वो 3-4 जगह उसकी डिपेंडेंसीज होगी। अब उस डिपेंडेंसीज में हम क्या करेंगे कि उसको अपडेट करना है। अब भाई मैंने जॉब छोड़ दी, मैं सेपरेट हो गया, अब अगर वो यूज करता है और सर्वर पे वो इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी, तो वहां पे तो रिकॉर्ड ये रहेगा कि साकेत ही यूज कर रहा है, और उसका लाइसेंसिंग कॉस्ट और वो फालतू में कंपनी उठाएगी, क्या मतलब है उसको। तो हमने एक शेड्यूल जॉब बना दी, जो डेली रात को 12 बजे रन होगी, जो चेक करेगी कि भाई बंदा एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एक्टिव डायरेक्टरी में एग्जिस्ट कर रहा है तो ही उसकी वो डिपेंडेंसी जो सर्वर और स्विच के साथ है वो बना के रखनी है, अदरवाइज वो उसको डिसेबल कर देगा, और जो भी नया बंदा होगा उसको एलोकेट करने के लिए सेपरेशन मैनेजमेंट पे जाके फ्री दिखाने लगेगा कि आगे कोई बंदा आ रहा है, उसको एलोकेट करने के लिए वो स्पेस हो जाएगा। तो ये है ऑर्केस्ट्रेशन। ऑर्केस्ट्रेशन कुछ नहीं है, सिर्फ वर्कफ्लो और एक्टिविटीज हम अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्डअप करते हैं, ठीक है सर। ये आईटॉम का प्रोडक्ट सूट मैंने आपको बताया है कि हम कैसे कवर करते हैं। कि आईटी एसएम में सर ये आपसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मोस्टली लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर के बारे में बहुत पूछते हैं। आईटॉम जो है सर 3 फेजेस में आता है, एक तो होता है आईटॉम स्टैंडर्ड, आईटॉम प्रोफेशनल एंड द आईटॉम इंटरप्राइजेस। आईटॉम स्टैंडर्ड में सिर्फ 2 मॉड्यूल आते हैं सर, डिस्कवरी एंड इवेंट मैनेजमेंट। 2 एप्लीकेशंस आती हैं आईटॉम में, जो अगर स्टैंडर्ड आपने लिया हुआ है तो, जिसमें आप डिस्कवरी और इवेंट मैनेजमेंट आ जाएगा, ठीक है। आईटॉम प्रोफेशनल में सर क्या होगा, आईटॉम प्रोफेशनल में आपको ऑपरेशनल इंटेलिजेंस और ऑर्केस्ट्रेशन की कैपेबिलिटीज मिल जाती है। इसकी कॉस्टिंग में और लाइक आईटॉम स्टैंडर्ड और आईटॉम प्रोफेशनल की कॉस्टिंग में सर लगभग 15-20% का डिफरेंस रहता है। और आइटम इंटरप्राइजेस की अगर आप कैपेबिलिटी लेते हैं तो उसमें आपको क्लाउड मैनेजमेंट मिल जाता है और सर्विस मैपिंग मिल जाती है। मैंने आपको बताया था, आपको याद हो कि सर्विस मैपिंग अलग से हमें इसका प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, तो वो हमें आइटम इंटरप्राइजेस में ही मिलता है, ठीक है। तो ये 3 बेसिक्स हैं। अगर कोई आपसे कॉस्टिंग के हिसाब से पूछ रहा है तो आप उसे बता सकते हो कि भाई आइटम स्टैंडर्ड में सिर्फ हम दो एप्लीकेशंस कवर करते हैं, डिस्कवरी एंड इवेंट मैनेजमेंट, और आइटम इंटरप्राइजेस में हम कवर करते हैं 4-5 जो भी हैं, वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं आइटम इंटरप्राइजेस में। इसकी कॉस्ट जो है ज़्यादा रहती है। अब हाउ टू एलिमिनेट द सर्विस आउटेज इन सर्विस नाउ, कि ये भाई हम कैसे एलिमिनेट करेंगे कि हमारी सर्विस आउटेज है सर उसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैप बिजनेस सर्विसेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब मैंने आपको बताया था एक स्विच है, एक स्विच के आगे 10 लैपटॉप अगर उसके एसोसिएटेड हैं, तो उनको हमें मैपिंग करनी पड़ती है। तो वो पहला कंसेप्ट यही है, मैप बिजनेस सर्विसेज टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, कीप सर्विस मैप करंट। अब उनकी मैपिंग करके आप उनका वर्कफ्लो, जो भी एक्टिविटीज आप डिजाइन करना चाहते हो, जो वर्कफ्लो वहां पे चलाओगे, वो कीप सर्विसेज मैप्स करंट, ओके। इंजेस्ट इवेंट फ्रॉम अक्रॉस द आईटी लैंडस्केप, वो सर ह्यूज लेवल पे होता है कि जब हम ग्लोबली, जैसे हम 10 जगह कर रहे हैं, तो उनका एक ग्लोबल मैनेजर होता है ऑपरेशंस को हैंडल करने वाला। वो क्या होता है कि एक ड्यूरेशन पे लाइक 15 दिन, 20 दिन पे या 1 महीने पे ग्लोबली सारे डेटा को सिंक करते हैं, किसी सीएमडीबी की इंफॉर्मेशन करेक्ट रहे। अब आ जाते हैं प्रायोरिटाइज इशू एंड ऑटोमेटेड फिक्स। प्रायोरिटाइज इशू सर, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई सीपीयू है मोर देन 80% अगर वो कंज्यूम कर रहा है मेमोरी, तो हम उसको क्रिटिकल कंडीशन में डाल देंगे, और वो ऑटोमेटिकली इवेंट क्या करेगा, इवेंट अलर्ट जनरेट कर देगा, और अलर्ट क्या करेगा, इंसिडेंट जनरेट कर देगा। तो प्रॉब्लम आने से पहले ही ऑटोमेटिकली वो फिक्स हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, गेन विजिबिलिटी इनटू बिजनेस सर्विस हेल्थ। तो आप, इसमें क्या होता है कि आपके पास आपकी सर्विस की, आपकी बिजनेस सर्विसेज की बहुत अच्छी विजिबिलिटी होती है। आप सिंपल सा
जो डिस्कवरी यूज करते हैं, सिंपल सा जाके सर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, वहां पे जाके आप देख सकते हो कि एक स्विच पे कितनी डिपेंडेंसीज हो रही है। ठीक है, ये 3 सर होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस मैनेजमेंट, सीएमडीबी इज नाउ प्लेटफॉर्म कैपेबिलिटी नॉट अ आइटम प्रोडक्ट। ठीक है सर, ये मैंने आपको बताया ही था पहले भी कि जो सीएमडीबी है वो सर्विस नाउ प्लेटफॉर्म की कैपेबिलिटी, ना कि एक पर्टिकुलर आइटम प्रोडक्ट है। तो जैसे हमने बताया था विजिबिलिटी, हेल्थ एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये तीनों सीएमडीबी कंसीडर करती हैं, है ना, सॉरी आइटम कंसीडर करता है कि आपको बिजनेस की विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, उसकी हेल्थ को आप डिटरमाइन कर सकते हैं भाई क्या है, और उसकी सर्विसेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। व्हाट इज डिस्कवरी सर, है ना। अब डिस्कवरी पे हम आते हैं प्रैक्टिकल के लिए। सर मैं देख रहा था यहाँ पे मेरे इंस्टेंस में प्रॉब्लम आ रही है, आपके एंड पे अगर चल रहा हो तो आप मुझे एक बार हम प्रैक्टिकल देख लेंगे, क्योंकि मेरा ये ना इंस्टेंस चल नहीं रहा है, ऑफलाइन आ रहा है। अच्छा, मेरा इंस्टेंस ने एक्टिवेट नहीं किया। कोई एक इम्प्लीमेंटेशन का हेल्प हो सकता था यहाँ पे, बट सर बिकॉज टाइम नहीं है और रिसोर्सेस नहीं है, तो लेट्स जस्ट गो थ्रू। नहीं सर, मैं इम्प्लीमेंटेशन का ही आपको देने के लिए मैं आपका इंस्टांस देख रहा था, क्योंकि सर जो मेरा क्लाइंट है तेवा, उसमें भी नहीं है ना। और ये जो क्या बोलते हैं, ये मेरा जो मैंने कल बनाया था ना अपना डेवलपमेंट इंस्टेंस, वो भी ऑफलाइन आ रहा है सर। ये पता नहीं क्या सर्विस नाउ में कुछ प्रॉब्लम है, वो ऑफलाइन आ रहा है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो एक बार होता तो मैं उसको देख लेता, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम डिस्कवरी समझते वो बेहतर हो जाता। मैं सर दोबारा, अब एक्चुअली मेरे उस पे है नहीं, मेरा एक दूसरा कस्टमर है, मेरे दूसरे लैपटॉप पे है, तो मैं आपको फिर अभी टाइम भी नहीं है, मैं बाद में प्रैक्टिकली भी आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी के लिए हम ऐसे ही पढ़ते हैं। तो सर्विस नाउ डिस्कवरी क्या है सर? सर्विस नाउ डिस्कवरी इज एन एजेंटलेस मेथड ऑफ पॉपुलेटिंग द सीएमडीबी विद रिलेवेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एसेट्स विद योर एंटरप्राइजेज एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब एजेंट की हमें जरूरत नहीं होती है, एजेंटलेस मेथड है टू पॉपुलेटिंग एंड अपडेटिंग द सीएमडीबी विद रिलेवेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एसेट्स। जैसे सर, जैसे मैंने आपको बताया कि सीएमडीबी एक डेटा वेयर हाउस है, उसमें आपके पास एक कोई भी डिवाइस है, एक कोई भी एक डिवाइस आपके पास है। ठीक है, अब वो डिवाइस सर जैसे लैपटॉप है, अब लैपटॉप हार्डवेयर, उसकी हार्डवेयर क्या, कितने जीबी रैम है, क्या मेमोरी कंसीडर कर रहा है, उसमें कौन सा, अब सॉफ्टवेयर में क्या सॉफ्टवेयर कंसीडर कर रहा है, उसकी क्या फीस है, क्या चार्जेस लगे थे हमें, हम उसका क्या बिल है, तो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन आर स्टोरिंग देयर इन सीएमडीबी। तो उसको क्या, आप सीएमडीबी की वो इन्फॉर्मेशन मैनुअली तो अपडेट करने बैठेगा नहीं इंसान, तो उसमें सर हम बिजनेस रूल के थ्रू हम कुछ अपने बिजनेस रूल्स बना देते हैं, और प्रोब्स और सेंसर हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके थ्रू वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है, प्रोब्स और सेंसर के थ्रू। ठीक है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कैसे अपडेट होता है। दूसरा, यूटिलाइजिंग स्पेसिफिक स्टेप और पास्ट फेसेस, वी रिमोटली डिस्कवर विंडो एंड यूनिक्स कंप्यूटर सर्वर नेटवर्क डिवाइसेस पावरिंग एंड प्रिंटिंग इक्विपमेंट। अब सपोज करिए सर, आपके पास 10 लाख रिकॉर्ड्स है, अब 10 लाख रिकॉर्ड्स में आप चाह रहे हो कि आपको डिस्कवर करना है कि भाई सिर्फ विंडो 7 ऐसी इतनी कितनी डिवाइसेस हैं जो अभी भी विंडो 7 ही यूज कर रही हैं, जो अभी तक विंडो 10 और 11 पे माइग्रेट नहीं हुई हैं। तो आप सिंपल सा एक उसमें प्रोब्स में सेंसर में जाके एक क्वेरी बना दोगे, उसको रन कर दोगे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली फैच करके दे देगा इन्फॉर्मेशन कि हमारे पास कितनी डिवाइसेस हैं जो स्टिल रनिंग ऑन द विंडो 7। तो डिस्कवर करने में डिस्कवरी का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है सर, और ये हमें ऐसा नहीं मैनुअली करनी पड़ेंगी, हमें एक बार बना के दे देंगे डिस्कवरी, हमें सारी चीज़ें डैशबोर्ड पे मैन डैशबोर्ड बना देंगे, उस पर सारी चीज़ें ट्रिगर करा देगा, और ये सारी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी। अगर हमें जैसे कुछ एक्शन भी लेनी है तो हम इवेंट मैनेजमेंट और अलर्ट अलर्ट के थ्रू हम उसकी एक्शन भी ऑटोमेट कर लेते हैं। With our platform, we map specific application to host and application to application dependencies। अब मैंने बताया था एक स्विच है, एक स्विच के साथ 10 लैपटॉप एसोसिएटेड है, वो 10 लैपटॉप 10 आगे 10 डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, तो डिपेंडेंसीज और मैपिंग है वही है सर, वो हम सर्विस मैपिंग के थ्रू करते हैं, लेकिन डिस्कवरी की भी खुद की एक अप्रोच होती है ना। अब ServiceNow discovery technology utilize industry established port and products to identify and assess what equipment is within your environment। ठीक है सर, अब इसमें क्या है, यहाँ पे नेटवर्किंग की थोड़ी सी प्रायर नॉलेज जरूरत होती है। जैसे हमारे पास कोई भी है सर कि SNMP पे चल रहा है, SSH पे चल रहा है, DNS पे चल रहा है,
आईपी एड्रेस की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी। जैसे कोई भी हमारे पास 50 कंप्यूटर है, हमें पता करना है IMAP4 पे कितने, IMAP4 प्रोटोकॉल कितने लैपटॉप पे चल रही है ना। तो टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए नेटवर्किंग की सर, यहाँ पे वो बहुत फायदा करेगी आपको जब आप डिस्कवरी में कुछ भी काम करेंगे तो। नो सीक्रेट प्रोटोकॉल, नो एजेंट टू डिप्लॉय, जस्ट योर एडमिन मैनेज योर सिस्टम टुडे एज नाउ वी विल डिस्कवर देम। यहाँ पे आपको कोई भी एजेंट, मैंने पहले ही बताया था एजेंट लेस होता है, तो यहाँ पे कोई भी एजेंट आपको डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से यहाँ पे जो सिंगल बंदा एडमिन होगा वो अपनी प्रोब्स और सेंसर के थ्रू जो भी सिस्टम डिजाइन होगा उसके थ्रू सारे CMDB को अच्छे से मैनेज कर सकता है, तो कॉस्ट रिड्यूसिंग है। अब सर जो हमारे पास डिस्कवरी की अप्रोच होती है वो दो टाइप की डिस्कवरी होती है। एक तो होती है हॉरिजॉन्टल डिस्कवरी, एक होती है टॉप डाउन डिस्कवरी। पढ़ते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्कवरी क्या होती है। हॉरिजॉन्टल डिस्कवरी इज अ टेक्निक दैट डिस्कवर यूजेस टू स्कैन योर नेटवर्क, फाइंड कंप्यूटर एंड डिवाइसेस एंड देन पॉपुलेट द CMDB विद द CI इट्स फाइंड। ठीक है, क्या है कि जो ये क्या फाइंड आउट करती है, कंप्यूटर डिवाइसेस है जो भी है उसको पहले डिस्कवर करती है और बाद में अपडेट करता है इसमें CMDB में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्कवरी क्रिएट डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन CI, रिलेशनशिप डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है इनकी CI तो सर जानते होंगे क्या है, CI मतलब कॉन्फ़िगरेशन आइटम। इनकी डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है कॉन्फ़िगरेशन आइटम के साथ, है ना। एंड द एक्चुअल कंप्यूटर ऑफ CI, इट हॉरिजॉन्टल डिस्कवरी इज नॉट अवेयर ऑफ द बिजनेस सर्विसेज दैट डजंट क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन CI बेस्ड ऑन द बिजनेस सर्विस दे आर। इनका कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है बिजनेस सर्विसेज के साथ। ठीक है सर, ये हॉरिजॉन्टल वे में चलती है। टॉप डाउन डिस्कवरी क्या होती है सर, टॉप डाउन डिस्कवरी जो होती है वो सर्विस मैपिंग में यूज होती है। जब सर्विस मैपिंग करते हैं तो टॉप डाउन डिस्कवरी की भाई एक टॉप पे हमारे पास कोई बंदा है, जैसे जो आजकल हायरार्की लेवल किसी भी MNC में होता है, आप उससे समझ सकते हैं। एक CEO, उसके अंडर 3 CTO, दो से एक CTO रिपोर्ट कर रहा है, एक CFO कर रहा है, उन एक CFO के अंडर एक डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, कोई मैनेजर है, लीड है। तो उस तरीके से उसको टॉप डाउन आप समझ सकते हैं कि टॉप डाउन हायरार्की है। Top-down discovery is a technique that service mapping uses to find and map CI that are the part of the business services, such as email services. For example ने यहाँ पे mention किया है, top-down discovery can map a website business services by showing the relationship between an Apache Tomcat server and the Windows server and the MS SQL relationship that store the data for the business services. यहाँ पे सर क्या होता है, जैसे कि कोई भी आपने टॉप डाउन डिस्कवरी, एक वेबसाइट है, अब वो वेबसाइट अपाचे सर्वर पे या PHP पे चल रही है, टॉमकैट पे रन हो रही है। ठीक है, अब वेबसाइट का रिलेशन उससे हो गया, उसके बाद वो डेटाबेस किसका ले रही है, SQL का ले रही है, तो SQL के साथ रिलेशनशिप हो गया, और उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किससे है, कंपनी से है, तो बिजनेस सर्विसेज हो गया। तो ये टॉप डाउन अप्रोच में चलते हैं, तो यहाँ पे हमें चीज़ों को फाइंड आउट करना बहुत ईजी हो जाता है। टॉप डाउन डिस्कवरी में most of the organizations, more than 90% organizations are using the top down discovery. हॉरिजॉन्टल बहुत कम लोग यूज करते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल उस वे में यूज होती है जब हमारे पास ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, लाइक 50-60 हज़ार ही रिकॉर्ड हैं, वही मैनेज करने हैं, देन हम यूज करते हैं उसको। ठीक है सर, अभी आते हैं प्रोब, सेंसर एंड पैटर्न। ये डिस्कवरी में यूज होते हैं। प्रोब्स और सेंसर होते क्या है सर, प्रोब्स और सेंसर एक टाइप का कोड होता है, जैसे हमने स्क्रिप्टिंग पढ़ी थी उसी लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट में ही इसका कोड लिखा जाता है। बस ये हमने डिस्कवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको प्रोब्स और सेंसर कहते हैं। प्रोब्स मतलब डेटा को पार्स करना, है ना सर, और सेंसर मतलब डेटा को रिट्रीव करके अपडेट करना। जैसे इन्होंने मेंशन किया है, प्रोब्स एंड सेंसर आर द स्क्रिप्ट है, मैंने आपको बताया था कल स्क्रिप्टिंग पढ़ाई थी, तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्ट है सर, है ना। कई बार पूछ लेते हैं, प्रोब्स एंड सेंसर आर द क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और सर्वर साइड स्क्रिप्ट, तो ये सर्वर साइड स्क्रिप्ट है that collect and process data on the host and then update the CMDB. More specifically, probes explore और investigate the CI on your network. probes का काम क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करके फाइंड आउट करना कितनी CI हमारी इम्पेक्टेड है या अपडेटेड हमें करनी है। एंड सेंसर पार्स द डेटा रिटर्न फ्रॉम द प्रोब्स, जो सेंसर होते हैं वो प्रोब्स को डेटा अपडेट कर देते हैं। सेवरल प्रोब्स आर सेंसर आर प्रोवाइडेड बाय डिफॉल्ट, कुछ जो होते हैं बाय डिफॉल्ट ही आते हैं सर्विस नाउ में, लेकिन मोस्ट ऑफ द हमें कस्टमाइज ही करने पड़ते हैं, बट यू कैन कस्टमाइज देम टू फाइंड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन एंड क्रिएट वन एज पर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट। ठीक है, पैटर्न क्या होते हैं सर, प्रोब्स और सेंसर क्लियर है ना सर, प्रोब्स इन्वेस्टिगेट करता है और जो सेंसर है वो रिट्रीव करके अपडेट करता है डेटा को, और ये दोनों ही क्या है, ये सर्वर साइड स्क्रिप्ट है। ठीक है,
पैटर्न क्या है? पैटर्न लाइक प्रोब्स एंड सेंसर आर अ सीरीज ऑफ ऑपरेशंस दैट आल्सो कलेक्ट डेटा ऑन अ होस्ट, process it and populate the CMDB. Pattern differ from probes and sensor in that they are written in nebula discovery language. ये सर क्या होता है कि ये कई बार पूछ लेते हैं, वैसे तो नॉर्मल बात है, ये डिफरेंट नेबुला डिस्कवरी लैंग्वेज होती है, उसमें लिखे जाते हैं ये पैटर्न रेदर देन जावा स्क्रिप्ट। लेकिन अब सैन डिएगो में अपडेट आ गया तो हम लिख जावा स्क्रिप्ट में भी इसका कोड लिख सकते हैं सर पैटर्न का। ये भी होस्ट होते हैं सर्वर साइड पे और डेटाबेस को अपडेट करने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है सर। CMDB नीड्स अंडरस्टैंड फीड ऑफ इनपुट। ठीक है, एजेंट लेस होती है, कंटिन्यूस होती है, सिक्योर और हाइब्रिड होती है। यहाँ पे जो मेन काम आता है सर, जैसे ये कंपनी की डिवाइस लाइनेक्स सर्वर इंस्टॉल है, डेस्कटॉप इंस्टॉल है, राउटर इंस्टॉल है, विंडोज सर्वर है। यहाँ पे जो मेन काम आता है ना सर, वो आता है मिड सर्वर का। मिड सर्वर सिमिलरली वैसे ही काम करता है जैसे कि ट्रांसफॉर्म मैप के समय हम डेटा पॉलिसी का यूज करते हैं, उसी तरीके से मिड सर्वर काम करता है। अब मिड सर्वर क्या है सर, देखिए ये सर्विस नाउ है ना। अब ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस है, ये बिजनेस स्ट्रक्चर है। तो इनसे जब हमें कोई भी डेटा लाना है तो हम क्या करेंगे, पहले मिड सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे। मिड सर्वर में हम अपनी क्रेडेंशियल्स अपडेट बनाते हैं, एक कनेक्शन सेटअप करते हैं और फिर हम उसके बाद डिस्कस करते हैं, मतलब यहाँ से वैलिडेशन लगाते हैं, हमें जो भी वैलिडेशन लगानी है। जैसे कि हमें एक इन्फॉर्मेशन है कि भाई राउटर, जो भी हमें डेस्कटॉप की इन्फॉर्मेशन आ रही है सिर्फ हमें वही आगे पास करनी है जो जिसमें IP6 चल रहा हो, IP एड्रेस 6 चल रहा हो, नॉट IP4। तो यहाँ पे हम वैलिडेशन लगा लेंगे, सिर्फ वही पास करेगा और इसमें कोई ज़्यादा एजेंट की ज़रूरत ही नहीं है। हमने एक बार ऑटोमेट सेट कर दी तो एजेंट लेस, इसीलिए हम इसको एजेंट लेस बोलते हैं। और ये काफ़ी सिक्योर और हाइब्रिड प्लेटफॉर्म होता है। डिस्कवरी का सर आर्किटेक्चर कुछ इस टाइप का होता है, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे मिड सर्वर हमने कर दिया, ये सर्विस नाउ है, CMDB सर्विस नाउ है, HTTP 443। अगर पोर्ट आपसे पूछता है तो बोल देना सर कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्विस पे 443 पे चलता है ये। फायरवॉल आके ये मिड सर्वर हो गया सर। हम मिड सर्वर को इंस्टॉल करते ही करते हैं जिससे कि हम जो भी इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रही है उसको हम प्रॉपर वे में सर्विस नामा भेज सकें। ऐसा नहीं जो मर्जी आ रहा है वही हम भेजे जा रहे हैं, तो इसीलिए हम मिड सर्वर का यूज करते हैं यहाँ पे। ये कॉमन प्रोटोकॉल्स मैंने आपको जो बताई, DNS, VINS, नेट बायोस रेजोल्यूशन पर IP एड्रेस। ठीक है सर, यही है। मिड सर्वर में क्या करता है, मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड द डिस्कवरी, लाइट वेट जावा एप्लीकेशन एंड सिक्योर आउटबाउंड ओनली 128 बिट SSL कम्युनिकेशन। ये थोड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है सर्विस नाउ को भी और अदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको भी। बीच में एक कनेक्शन सेटअप होता है इसका। अब इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पे जो मेंशन नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। दो टर्मिनोलॉजी मुझे याद आ रही है, एक तो आ रही है LDAP। LDAP सर हम यूज़ करते हैं लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, उसका यूज़ होता है कि यूज़र के लॉगिन को इजी बनाना। तो वो हम यहाँ पे मिड सर्वर पे कर देते हैं। और यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन टाइप होता है, अगर आपको याद हो, मैंने जब आपको इंटीग्रेशन दिखाई थी तो यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन टाइप बेसिक ऑथेंटिकेशन और OAuth ऑथेंटिकेशन हम यूज करते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बेसिक ऑथेंटिकेशन में हम एक बार में ही यूजर नेम पासवर्ड डाल देते हैं और वो उसको उसी यूजर नेम पासवर्ड को हम API को पास कर देते हैं और वो काम करता है। लेकिन OAuth ऑथेंटिकेशन में हर बार एक टोकन रिफ्रेश होता है और एक 128 बिट का, जैसे इन्होंने मेंशन किया है, ऐसे ही एक रिफ्रेश टोकन जनरेट होता है और वो ईच टाइम पास होता है API को और वो वहां से वैलिडेट करते हैं। तो OAuth ऑथेंटिकेशन और बेसिक ऑथेंटिकेशन हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है सर। और एक मैं जो टर्मिनोलॉजी आपको बताना चाह रहा था वो है SSO, सिंगल साइन ऑन। वो भी कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। सिंगल साइन ऑन का मतलब होता है सर, जैसे कि हमने एक बार लॉगिन कर लिया, जैसे हम गूगल पे नहीं करते, एक बार हमने अगर जीमेल पे लॉगिन कर लिया है, जीमेल पे हमारी आईडी है, तो हम गूगल की सारी सर्विसेज यूज कर सकते हैं, चाहे गूगल फोटोज हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे गूगल की कोई भी सर्विस हो, हम यूज कर सकते हैं उसको। वैसे ही SSO कंपनी में क्या होता है, सिंगल साइन ऑन इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर भाई एम्प्लॉय हमारा है एक्टिव डायरेक्टरी पे, उसकी मेल आईडी रजिस्टर्ड है और वो इनेबल है, ठीक है, तो वो सर्विस नाउ भी एक्सेस कर सकता है। सर्विस नाउ के बाद सर्विस नाउ का सर्विस नाउ पोर्टल भी एक्सेस कर सकता है, HR पोर्टल भी एक्सेस करता है, वो सारी चीजें एक्सेस कर सकता है। तो ये SSO हो गया।
ठीक है सर। अब आगे आते हैं डिस्कवरी के फेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर कि डिस्कवरी के फेजेस क्या है। डिस्कवरी के 4 फेजेस होते हैं। पहला स्कैन करना, स्कैन डिफाइंड आईपीज एंड रेंजेस, आइडेंटिफाई एक्टिव डिवाइसेस एंड पोर्ट नंबर। हमें जैसे हमारे पास डेटाबेस है, उस डेटाबेस में हमें स्कैन करना है आईपी एड्रेसेस के बेसिस पे, है ना। तो और उनके पोर्ट नंबर पता करने हैं। तो सबसे पहले स्कैन और इन्वेस्टिगेशन वो कौन करेगा? मैंने सर आपको अभी बताया था, वो करेगा प्रोब्स और सेंसर होते हैं। तो प्रोब्स का काम होता है इन्वेस्टिगेट करना, तो यहाँ पे प्रोब्स का काम स्टार्ट होता है स्कैनिंग में। क्लासीफाई, डिटरमाइन डिवाइस टाइप, गैदर एडिशनल इन्फो बाय टाइप स्पेसिफिक पैटर्न। यहाँ पे फिर वो क्लासीफाई करता है कि भाई यूनिक्स ये कौन कौन से सर्वर पे है, विंडो सर्वर पे है, यूनिक्स सर्वर पे है, एक किस सर्वर पे। तो यहाँ पे सेकंड फेज में क्लासीफाई करता है। तीसरे में आइडेंटिफाई और कलेक्ट करके वो इंफॉर्मेशन भेजता है सीएमडीबी को। और चौथे स्टेप में एक्सप्लोर करता है। एक्सप्लोर मतलब जो भी इंफॉर्मेशन जाती है वो कौन करता है? प्रोब्स का तो काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब आगे सेंसर। सेंसर यहाँ पे सीएमडीबी की इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं। ठीक है सर, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा। अंडरस्टैंड सर्विस इम्पैक्ट कैसे हम पता करते हैं। जैसे ये कोई भी ओरेकल है, एक मैंने ये स्क्रीनशॉट लगा लिया है यहाँ पे। जैसे ही इसका इम्पैक्ट पता चलेगा, इस ओरेकल डेटाबेस का इम्पैक्ट कितने पे है, और ये जो रेड रेड आ रहे हैं इनका इम्पैक्ट कितने पे। जैसे टॉप डाउन ये हॉरिजॉन्टल में चल रहा है, वैसे ये हॉरिजॉन्टल में ऐसा फैल जाता है, लेकिन इसकी जो बेस्ट अप्रोच होती है वो टॉप डाउन अप्रोच होती है। ठीक है सर। सर्विस मैपिंग। सर्विस मैपिंग में क्या होता है सर कि वही जिसका टॉप डाउन अप्रोच हम यूज करते हैं, उसमें हम एंट्री पॉइंट बना देते हैं, यूआरएल कनेक्शन पैरामीटर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। और वहाँ पे हम सर्विसेज को मैप करते हैं अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये सिंपल होता है, इसका डिस्कवरी के साथ हम कनेक्शन कर देते हैं। कल एक आप मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे, मुझे बड़ा अच्छे से याद है। आपने पूछा था इवेंट मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, है ना। इवेंट मैनेजमेंट का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। जो इवेंट मैनेजमेंट का काम क्या होता है सर, वो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के साथ उसकी इंटीग्रेशन होती है, चाहे वो विद इन द सर्विस नाउ कर लो या फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ कर लो। तो इवेंट मैनेजमेंट का काम होता है जैसे कि मैं सीपीयू वाला ही एग्जांपल लेके चलता हूँ। किसी भी इवेंट मैनेजमेंट का काम है कि हमारे पास एक सैप का कोई टूल है, हमने उसके साथ इंटीग्रेट किया है, और उसमें ईमेल वाला उसमें कोई भी एक इशू आ रहा है, तो वो इवेंट क्या करेगा, इवेंट मैनेजमेंट उसमें इंटीग्रेट है अगर, तो वो एक अलर्ट जनरेट कर देगा, और वो अलर्ट सर्टेन कंडीशन के बेसिस पे जनरेट होगा। अब वो अलर्ट क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, और अगर सही है तो वो उसको इंसिडेंट क्रिएट कर देगा। तो इवेंट मैनेजमेंट का रोल यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हर एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के साथ रहता है। अब ये क्रेडेंशियल्स में मैंने क्या मेंशन किया है कि इट इज़ अ इम्परेटिव एंड सिक्योरिटी टीम इज एंगेज अर्ली एंड अप्रूवल इज गेन। फुल क्रेडेंशियल डॉक्यूमेंटेशन फाउंड अंडर प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेशन इस्तांबुल से आना, ये ऑपरेशन मैनेजमेंट में स्टार्ट हुआ था। मैंने आपको बताया कि सर्विस नाउ मिड सर्वर मस्ट हैव लोकल एडमिन और डोमेन क्रेडेंशियल टू डिवाइस ऑन द नेटवर्क इन ऑर्डर टू डिस्कवर देम। मैंने बताया जो मिड सर्वर बोलते हैं सर, ये मिड सर्वर का काम ही होता है कि डेटाबेस से पहले कम्युनिकेट करना, टारगेट टेबल से पहले। ओनली द मिड सर्वर कम्युनिकेट विद टारगेट डिवाइस। मैंने कहा था ना, डायरेक्ट डिवाइस से टारगेट डिवाइस से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मिड सर्वर को बीच में बिठा देते हैं। हम मिड सर्वर से अपनी कोई भी बात कहते हैं, वो आगे कम्युनिकेट करता है टारगेट डिवाइस से आगे। ठीक है सर। और ये क्रेडेंशियल्स मैंने बताए थे, क्रेडेंशियल्स आर एन्क्रिप्टेड एंड स्टोर्ड इन द सर्विस नाउ डेटाबेस। ठीक है, ये सर्विस नाउ डेटाबेस में हम इनको बना देते हैं। वन टाइम भी होते हैं, इसमें दो टाइप की अथेंटिकेशन जो बताई, बेसिक और ऑथ अथेंटिकेशन होती है। इवेंट मैनेजमेंट सर देखिए इसी तरीके का इनका एक फ्लो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे डाला है। मेन फ्लो कैसे होता है, ये मिड सर्वर यहाँ पे लगाया हुआ है ना, कनेक्टर टू एक्सटर्नल मॉनिटर, एसएनएमपी ट्रैप लिसनर, ये हमारा इंस्टेंस है, सर्विस नाउ का इंस्टेंस है। अब यहाँ पे कोई भी इवेंट का रूल है सर, हमने 3 कंडीशन होते हैं, इग्नोर, ट्रांसफॉर्म और थ्रेशोल्ड। ये सीएमडीबी सीआई लुकअप है। मैपिंग रूल किया यहाँ पे, अगर मैपिंग सही हो रही है तो एक अलर्ट जनरेट कर देगा। अलर्ट क्या होगा, उसमें अलर्ट हिस्ट्री में जाके शेड्यूलर जो होगा उसको अलर्ट हिस्ट्री में क्रिएट हो जाएगा, और शेड्यूल वर्कर को क्रिएट और रिसॉल्व इंसिडेंट, रन और क्रिएट केबी, जो भी केबी बनाना है तो केबी क्रिएट हो जाता है, इंसिडेंट बनाना है तो इंसिडेंट, वो हमें सेपरेट अपनी बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं सेटअप। ठीक है, ये इवेंट मैनेजमेंट की बेसिक मैंने डाली हैं कि हम कैसे हैंडल करते हैं। लाइक अवेलेबिलिटी डैशबोर्ड होता है हमारे पास, सर्विस हेल्थ विजुअलाइजेशन होता है, अलर्ट होते हैं, प्रिडिक्टिव अलर्ट्स होते हैं कि मतलब कोई प्रिडिक्शन होती है ना, उसमें हम बोलते हैं एक टर्मिनोलॉजी है,
प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस, हाँ एक मॉड्यूल याद है प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस सर्विस नाउ में, तो वो है सर्विस इम्पैक्ट एनालिसिस, रूट कॉज एनालिसिस, ऑटोमेटेड एंड मैनुअल रेमिडिएशन। ये मेन चीज़ें होती हैं सर्विस इम्पैक्ट पता करने के लिए, प्रिडिक्टिव इंटेलिजेंस, ऑटोमेटेड, मैनुअल, अगर हमें कुछ हैंडल करना है तो। ठीक है, इवेंट कंसोलिडेशन में कुछ नहीं होता सर, इंटीग्रेट हमने बताया कि हम कौन कौन से तरीके से इंटीग्रेट करते हैं, SNMP, रेस्ट API, ये थर्ड पार्टी फ्लेक्सिबल इंटीग्रेशन मेथड है, रैपिड कनेक्शन होता है, ट्रांसफॉर्म, ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। ठीक है सर, ये हो गया आइटम से स्पेसिफिक। अब एक जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बता दूं सर, आप सुन तो रहे हैं ना? हाँ यस। हाँ सर, मैं आपको एक चीज़ जो मुझे दिखाना चाहता हूँ मैं, कल आपने मुझे इंटीग्रेशन का पूछा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का आइटम से बहुत बड़ा लेना देना है, स्पेशली इवेंट मैनेजमेंट से और डिस्कवरी से भी। एक चीज़ मुझे इंपोर्ट सेट को देख के याद आ गई, वो मैं बता देता हूँ। इंपोर्ट सेट में सर जैसे मैंने ये बताया था ना आपको, इंपोर्ट सेट एक्सेल वाला तो मैंने बता दिया था कि एक्सेल से हम इंपोर्ट करते हैं डेटा, है ना। इंपोर्ट सेट में डेटा सिर्फ एक्सेल फॉर्मेट में ही लिमिटेड नहीं होता, वो JDBC फॉर्मेट में भी हो सकता है, HTTP फॉर्मेट में भी हो सकता है, एक्सेल, CSV, XML, किसी भी फॉर्मेट में एक्सटर्नल डेटाबेस हो सकता है। ठीक है सर, तो उसको हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट से टेबल बनाते हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म मैप बनाते हैं और टारगेट टेबल में हिट कर देते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी कल, है ना, वही है ये। मैं इंटीग्रेशन देख रहा हूँ, आपको इंटीग्रेशन एक बार बता दूं अच्छे से। SLA तो सर क्लियर होगा आपको ना? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है सर। CMD सर, इसकी एक जो कोर टेबल है वो भी याद कर लेना। CI की जो कोर टेबल होती है, CM_CI, बेस क्लास फॉर ऑल CI के लिए होती है, CM_CI। मैं चैट बॉक्स में भी लिख देता हूँ आपको। हाँ पता है। पता है ना सर, तो ठीक है, लेकिन याद के लिए कभी कभी स्किप हो जाती हैं छोटी छोटी चीज़ें। हाँ ये आ गया इंटीग्रेशन। हम सर सर्विस नाउ से सर्विस नाउ इंटीग्रेशन तो करते ही हैं, उसके बाद हम मैनी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन और डेटा सोर्सेज के साथ इंटीग्रेशन करते हैं। स्नो इज द डिलीवरेबल with any third party application and can be able to integrate any third party application. All table expo as the web service document most common integration with incident management, problem management in CMDB, SSO, user, ये सारी चीज़ें हैं ना। टेक्नोलॉजीज यूज्ड, अब आते हैं मेन चीज़ को। टेक्नोलॉजी यूज होती है वेब सर्विस, JDBC, LDAP, ODBC, ईमेल, एक्सेल, CSV, और जो मोस्ट फेमस स्टैंडर्ड टेक्निक है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टेक्निक्स हैं, वो हैं सोप, रेस्ट और WSDL। सोप में मैंने आपको, अगर आपको याद हो, जब स्क्रिप्टिंग पढ़ा रहा था और मैंने एक 45 मिनट का जो सेशन लिया था, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि सोप में हम जो डेटा करते हैं वो XML फॉर्मेट में करते हैं। ठीक है सर, रेस्ट में करते हैं, जेसन फॉर्मेट में करते हैं, और WSDL तो ये XML में जाता है, ये वेब सर्विस डायरेक्ट डिलीवरी होती है। ठीक है सर, वेब सर्विसेज, सोप, रेस्ट प्रोटोकॉल, तो सेम एक्सटर्नल डेटाबेस, इंपोर्ट सेट टेबल, ट्रांसफॉर्म एंड टारगेट टेबल। अब वेब सर्विस में पढ़ लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं क्या होता है। सोप में होता है प्रोटोकॉल फॉर एक्सचेंजिंग स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन बिटवीन सिस्टम, यूज XML इट्स मैसेज फॉर्मेट। मैंने बताया था ना, सोप में हम जो डेटा रिट्रीव करते हैं और जो भेजते हैं वो XML फॉर्मेट में भेजते हैं। XML तो एक लैंग्वेज है, ये तो आपको पता ही है, तो डेटा पास करने के लिए। WSDL में भी हम XML डॉक्यूमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, फंक्शन आर्गूमेंट होता है। और HTTP, ये तो सिंपल प्रोटोकॉल है। अब देखिए आपको बताता हूँ मैं रेस्ट वाला कहाँ है, जो हमें मोस्टली पूछेंगे, रेस्ट पे ही पूछते हैं।
डायरेक्ट वेब सर्विस, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सोप की एपीआई फंक्शन से याद कर लेना सर, फिर भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि क्या है। गेट कीज, गेट रिकॉर्ड एंड गेट, ठीक है। मतलब गेट कीज का मतलब रिटर्न लिस्ट ऑफ सिसआईडी, अगर हमें कुछ रिटर्न कराना है, ठीक है। गेट रिकॉर्ड मतलब अगर हमें कोई भी मेथड रिकॉर्ड कराना है, और गेट मतलब रिटर्न सिंगल रिकॉर्ड एंड फील्ड, उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है। सिनेरियो जहाँ पे समझा दिए हैं। रेस्ट वाला कहाँ गया, इसमें मैं आपको रेस्ट बताना चाह रहा हूँ। अवेलेबल ऑफ एपीआई, हाँ ये है, देखिए आ गया रेस्ट का। रेस्ट मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इट अलाउ टू कनेक्ट एचटीटीपी एंड पॉइंट। जब भी हम करते हैं रेस्ट इंटीग्रेशन, तो हम एंड पॉइंट, सबसे पहला स्टेप होता है एंड पॉइंट हम डिफाइन करते हैं। क्रिएट अ सर्विस अकाउंट विद रेस्ट, क्रिएट अ सर्विस अकाउंट रेस्ट विद रेस्ट क्रेडेंशियल्स एंड इंटीग्रेशन। जो भी उसकी क्रेडेंशियल मैंने बता दी, दो टाइप के ऑथेंटिकेशन के साथ, बेसिक ऑथेंटिकेशन एंड ओऑथ ऑथेंटिकेशन के साथ हम क्रिएट करते हैं। नेविगेट टू रेस्ट एपीआई एक्सप्लोरर टू क्रिएट आउटबाउंड रेस्ट एपीआई। अब हम उनको भी तो अपनी एपीआई देंगे, तो रेस्ट आउटबाउंड एक्सप्लोरर एपीआई होता है, वहाँ पे हमें अपनी एपीआई टेस्ट करते हैं, तो वो हम किसी को टेबल एपीआई देते हैं, तो वहाँ से हम बना के देते हैं। चूज द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, कौन सा मेथड रखना है। यूज एचटीटीपी मेथड टू सेंड एंड रिट्रीव मैसेज पैरामीटर एंड क्लोथ एंड कंटेंट, सॉरी, ठीक है। टेस्ट द रेस्ट मैसेज, जब हम एक बार कनेक्शन सेटअप हो जाता है रेस्ट का, तो हम उसकी टेस्टिंग करते हैं कि कनेक्शन सही चल रहा है। वो कुछ नहीं, वही एक्शन एनेबल होती है, वहाँ पे हम कनेक्शन टेस्ट कर लेते हैं। जो भी हमें वेरिएबल या स्क्रिप्टिंग करनी होती है, वो हम स्क्रिप्टिंग कर देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ की है, जो ये डेटा पास करती है, वो जेसन फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है सर। सोप एक्सएमएल में डेटा पास करता है, और जो रेस्ट है वो जेसन फॉर्मेट में डेटा को पास करता है। इनके जो फंक्शन होते हैं, रेस्ट एंड सोप कैन बी कंसिडर्ड एज द कस्टमर रिक्वायरमेंट। वो डिपेंड करता है कस्टमर किसके साथ कंफर्ट फील कर रहा है, उसी के साथ हम कर देते हैं। अब एक होता है स्क्रिप्टेड रेस्ट एपीआई, कि हमें पर्टिकुलर स्क्रिप्टेड रेस्ट वी हैव टू डिफाइन अ सिंगल एंड पॉइंट क्वेरी पैरामीटर एज वेल एज द स्क्रिप्ट टू मैनेज रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट, एडिशनल स्क्रिप्ट लगा देते हैं, और अगर हमें कुछ कंडीशन लगानी है, तो वो स्क्रिप्टेड रेस्ट एपीआई भी हो जाता है, ठीक है सर। जैसे ये इंस्टांस, मैंने एग्जांपल लिखने के लिए अपना ये इंस्टांस दिया है, एपीआई आईडी जो भी है, ठीक है। तो ये हो गया स्क्रिप्टेड रेस्ट एपीआई और सोप एपीआई। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन सिर्फ इतने ही बनते हैं कि कौन से इनके फंक्शंस होते हैं, और इसको हम स्क्रिप्टेड रेस्ट एपीआई में एंड पॉइंट कैसे डिफाइन करते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं, और किस फॉर्मेट में डेटा पास होता है, ठीक है सर। तो ये है पूरा ऑल अबाउट